Okay. Once again, welcome you all in the afternoon session. The current session will be taken by Professor M. Ranga. He is a retired professor and head from Sant Gahira Guru University, Ambikapur. He is, welcome, sir. हाँ, धन्यवाद धन्यवाद गौतम जी। Sir, am I audible now? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल Okay. सुनाई दे रहा है। Okay. Ji. He has authored more than 10 books and published more than 50 papers to the journals of national and international repute. His fields of specializations are zoology and environmental science. He has years of experience as an academician and as administrator. He supervised more than 20 PhD theses and organized 15 conferences. Now, I would like to thank Professor M. Ranga that he has accepted our invitation and become available for us. He will take the session on National Education Policy 2020 Boost to Job Opportunity. Now, I would like to invite Professor Ranga sir for his session. Over to you, sir. ठीक, धन्यवाद धन्यवाद निर्गुणा जी। आदरणीय रजिस्ट्रार साहब, यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर खरे साहब, कार्यक्रम के सूत्रधार बेदी जी और निर्विकार गौतम जी, कल जब आपका ये सेशन शुरू हुआ उस समय भी मैंने कुछ सेशन को अटेंड किया और लगातार आप 2 दिन से लगातार कहीं न कहीं सुन रहे हो। जैसा कि मुझे खरे साहब ने कहा था कि आंग्ल भाषा में न बोलकर अपनी मातृभाषा में बोला जाए, तो मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ भी रहा हूँ, राजस्थान भी मैं रहता हूँ, तो इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि अपना जो कुछ भी मैं कहने का प्रयास करूंगा वो हिंदी में ही करूंगा। मैं भी विद्यार्थी था, तब मैं भी बहुत सारे लेक्चर सुनता था, पर उस समय ये दिमाग में आता था या ये सोच होती थी ये व्यक्ति कितनी देर तक बोलेगा, ये तो आपको मालूम ही है 90 मिनट, परंतु क्या बोलेगा वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने एनईपी के बारे में पहले भी सुना है और उसी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि एनईपी को हमने जोड़ रखा है जॉब से। कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है एनईपी के साथ जुड़ी हुई, तो इसलिए पहला तो ये रहेगा परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, एनईपी की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहला ये रहेगा। दूसरा, स्वाधीनता से पहले, मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि स्वाधीनता से पहले भी एजुकेशन कमीशन बने बहुत सारे, उसके बाद भी बने, उनका बहुत ज्यादा जिक्र न करते हुए उनका थोड़ा एक ब्रीफ बताना चाहूंगा। और बाद के अंदर आपके एजुकेशन पॉलिसी में जो 16 करीब पॉइंट्स हैं, उन 16 पॉइंट को रखने का क्या थीम है, उसके पीछे क्या सोच है और कौन कौन से हमारे बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान था, तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा कि इतना कंप्रेहेंसिव इसको स्टडी करने के बाद में एक नया पाथवे हमारे सामने आया है, एक नया जो एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। और उसके बाद में चूंकि आप अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, तो ये कहीं न कहीं अभियांत्रिकी से जुड़ा हुआ तो विषय रहेगा ही, परंतु उसके साथ साथ कौन कौन सी इसके अभियांत्रिकी विषय में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, मुझसे आप ज्यादा जानते हैं, परंतु फिर भी मैंने एक प्रयास किया गया। उसके साथ साथ उसके जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ साथ कौन कौन सी जॉब एवेन्यूज और खुलती है, उन सब के बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम परिचय के रूप में यदि हम कहें तो किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का जो शैक्षिक विकास है, किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास है, किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास उसकी शिक्षा नीति व शिक्षा पर आधारित रहता है, क्योंकि शिक्षा व शिक्षा नीति के द्वारा ही किसी राष्ट्र का जो विकास है वो बहुआयामी विकास है, अलग अलग दिशाओं में विकास है, वह उसके शिक्षा नीति के द्वारा ही होता है। और इसलिए समय समय पर समय के अनुसार, देश के अनुसार शिक्षा नीति बनती है, उसमें परिमार्जन होता है और एक नया पाठ्य हमारे सामने आता है। तो लगातार एक ये शिक्षा नीति एक प्रकार का एक अनवरत प्रयास है, एक नियोजित कार्यक्रम है, एक शैक्षिक उन्नयन के लिए शिक्षा नीति की लगातार आवश्यकता होती है। परंतु शिक्षा नीति के मूल में क्या है, शिक्षा नीति के मूल में शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक और राष्ट्र का हित, ये शिक्षा नीति के कई मूल है। और उस मूल के साथ इसके एक कुछ महत्वपूर्ण अवयव भी है, जैसे आपने अब तक की सारी शिक्षा नीति में देखा होगा कि पहला तो है पहुंच, एक्सेस,
पहला है पहुंच, उसके साथ है समानता, गुणवत्ता, नैतिकता, नवाचार, शोध और प्रासंगिकता और जवाबदेही। तो कोई भी शिक्षा नीति होती है, इसके ये महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। और मुझे लगता है कि लगातार देश के अंदर शिक्षा नीति में इसी प्रकार का परिमार्जन होता रहा। यदि हम कहें किसी देश का बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन, किसी देश का औद्योगिक डेवलपमेंट, तो आपको ध्यान आएगा कि इसके बौद्धिक मूल्यांकन के संदर्भ में या किसी के देश के इंडस्ट्री डेवलपमेंट में किसका योगदान है? सबसे ज्यादा योगदान है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो संप्रेषण होता है। शिक्षक ने शिक्षार्थी को जो संप्रेषित किया है, चाहे वो विज्ञान का ज्ञान हो, चाहे कला का ज्ञान हो, या वाणिज्य का ज्ञान हो, वानिकी का ज्ञान हो, या किसी का भी ज्ञान हो, तो शिक्षक ने शिक्षार्थी को जो संप्रेषित किया है, उस संप्रेषित ज्ञान के आधार पर भी शिक्षार्थी अलग अलग दिशाओं में अपनी प्रवीणता प्राप्त करता है। तो बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन किसी भी देश का तब हो सकता है कि शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों को कितना संप्रेषित किया गया है। यदि हम देखें देश के अंदर 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको स्वीकार किया गया, और ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहली 68 के अंदर बनी, फिर 86 में बनी, उसके बाद में उसमें संशोधन होता रहा, परिमार्जन होता रहा, और नया शिक्षा नीति की समीक्षा भी होती रही। पर तो ये तीसरी शिक्षा नीति है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकार किया था। पूरी मैंने शिक्षा नीति इससे पहले भी पढ़ी है, और जब शिक्षा नीति बनने का प्रयास चल रहा था इस देश में, उस समय भी चूंकि मैं कुछ संगठन से जुड़ा हुआ था, तो उस संगठन के माध्यम से भी शिक्षा नीति में क्या क्या बातें होनी चाहिए, उस समय भी केंद्र सरकार को कई पत्र लिखे थे। तो चूंकि वो बातें मुझे सारी है ध्यान है, इसलिए मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहूंगा। तो शिक्षा नीति में यदि हम हमारे प्राचीन चिंतन को देखें, आपने स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा है। अब चूंकि हम विद्यार्थी हैं, हम शिक्षक हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा वह जो विद्यार्थी में अंतर्निहित ज्ञान का प्रकटीकरण पूर्णता की ओर हो। मतलब विद्यार्थी के अंदर जो अंतर्निहित ज्ञान है, उस अंतर्निहित ज्ञान को हम कंप्लीटनेस की तरह ले जाए। जब जैसे आपको पता है कोई विद्यार्थी आपके कोई ड्राइंग होती है, कोई डिजाइन होता है आपके, और कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, तो किस विद्यार्थी की किस में क्षमता है, और उस क्षमता को कंप्लीटनेस तक ले जाना, कहेंगे शिक्षा नीति में इन चीजों का भी ध्यान रखा गया। शिक्षा नीति में महिला शिक्षा के बारे में बार बार कहा गया। और तो आपका आश्चर्य होगा कि निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा थी, उन्होंने भी उस समय भी शिक्षा नीति के संदर्भ में कहा कि महिलाओं के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जो 2 बजे बाद हो, और जो गार्डनिंग है, सिलाई है, ऐसे घरेलू, इन सब चीजों के लिए उस समय भी कहा था। तो शिक्षा नीति में इन चीजों का भी समावेश किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात, आपने देश के राधा कृष्णन जी का नाम निश्चित रूप से सुना होगा, हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और मुझे लगता है कि उस महत्वपूर्ण बात को भी इसमें समावेश किया गया। उन्होंने कहा कि विज्ञान भौतिक उन्नति के लिए विज्ञान महत्वपूर्ण है, और भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि विज्ञान और मानवीय के विषय का समन्वय होना चाहिए। विज्ञान के जो विषय हुए उनके साथ साथ मानवीय के विषय का समन्वय होना चाहिए। और कहीं न कहीं विज्ञान ऐसा प्रोग्रेस न करे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ते हो, इसके बारे में भी कहीं आगे जिक्र आएगा, पर विज्ञान ऐसा नहीं हो कि उस पर किसी की लगाम न हो। इसलिए इसको अध्यात्म से भी जोड़ दिया गया। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा नीति में जो ये विषय की जो जटिलता नहीं रखी है, आप विज्ञान के विद्यार्थी तो कला पढ़ सकते हैं, कला के विद्यार्थी तो विज्ञान पढ़ सकते हैं, वाणिज्य पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। और अंत के अंदर एक महर्षि अरविंद का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा सक्षम भारत कब होगा, जब सक्षम नागरिक होगा। और सक्षम नागरिक और सक्षम भारत के लिए शिक्षा नीति तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु उसके साथ महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था, ज्ञान आधारित इकोनॉमी। तो ये सारी की सारी बातें इस शिक्षा नीति में, और प्रधानमंत्री जी ने जब इसका 1 वर्ष पूरा हो गया था तब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने क्या कि हमें इस शिक्षा नीति के द्वारा एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना है। और जब ज्ञान आधारित समाज का निर्माण होगा तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था होगी। जब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से कौशल विकास शब्द उसके साथ जुड़ जाता है।
आप सब विज्ञान के विद्यार्थी कौशल विकास के बारे में निश्चित रूप से जानते होंगे। कौशल विकास के से तात्पर्य जो आपका ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है, आपके जो परंपरागत आपकी टेक्निक्स है, उन परंपरागत टेक्निक्स को यदि हम नई टेक्निक से जोड़ दें तो उसको कहेंगे हम ये कौशल विकास। और जब कौशल विकास का विषय आएगा, तो निश्चित रूप से आपकी तकनीकी उससे जुड़ जाती है। तो कौशल विकास के साथ जुड़ गया टेक्निकल डेवलपमेंट। अब टेक्निकल डेवलपमेंट कब होगा? जब ITI इस देश के अंदर होगी, जब इस देश के अंदर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन होंगे, और जब इस देश के अंदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन होंगे। ये एक बेस तैयार करेगा। यदि हमको कोई पिरामिड देखे तो पिरामिड का जो सबसे नीचे का बेस है वह ये तैयार करेंगे, क्योंकि आप ट्रेंड स्टूडेंट को तैयार करोगे। आप इंजीनियरिंग विषय में बहुत सारे ट्रेड पढ़ाते हो, बहुत सारे विषय पढ़ाते हो, तो आप एक बेसिक नॉलेज जो है वो ITI के द्वारा होगी, पॉलिटेक्निक के द्वारा प्रोफेशनल नॉलेज विद उसके साथ उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होगा, और इंजीनियरिंग में आप और उसको स्पेशलाइजेशन करोगे। तो इन सबका कोऑर्डिनेशन है, और आपको अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे कौशल डेवलपमेंट इन सब में हमारे देश के अंदर बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है। जब मैं नेट पर देख रहा था कि हमारे देश के अंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी है, तो पता लगा कि यदि 2021 का यदि डेटा देखें तो 3500 के आसपास आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटेक्निक के 3400 के आसपास, और आपके ITI वो 3000 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये पिरामिड उल्टा होना चाहिए। सबसे ज्यादा होनी चाहिए ITI, उसके बाद में होना चाहिए पॉलिटेक्निक, और उसके बाद में होता है इंजीनियरिंग। तो क्या होगा कि जब प्रशिक्षित स्किल्ड युवा तैयार होंगे तो हर हाथ को रोजगार मिलेगा। जब हर हाथ को रोजगार मिलेगा तो आप सोच सकते हो कि देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ेगा, और जब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तो एक यूनाइटेड नेशंस का एक सर्वे होता है, इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं। आज फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 है। तो जब सब हर हाथ को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, तो देश का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वह भी बढ़ेगा। और कहीं न कहीं इस शिक्षा नीति के द्वारा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एशियन टाइगर। एशियन टाइगर वो देश है एशियन रीजन के अंदर जो कुछ सालों में ही जिन्होंने प्रोग्रेस की है। साउथ कोरिया का नाम पढ़ा होगा आपने, हांगकांग का नाम पढ़ा होगा आपने, ताइवान का नाम पढ़ा होगा आपने, सिंगापुर का नाम पढ़ा होगा। इनका जब मैं डेटा देख रहा था, कुछ रिसर्च पेपर मैंने देखे, तो वह सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया है वोकेशनल एजुकेशन पर। तो मुझे लगता है इस शिक्षा नीति के द्वारा ये एशियन टाइगर के रूप में भी हमारी अर्थव्यवस्था बनेगी। और एक अर्थव्यवस्था के साथ एक वर्ड और आ जाता है, वी शेप्ड। चूंकि आप तो विज्ञान के विद्यार्थी है, पर बिना अर्थ के विज्ञान भी संभव नहीं है। तो एक वर्ड आता है सर्कुलर इकोनॉमी। अभी टोक्यो के अंदर जब ओलंपिक हुए थे, उसके बाद एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा गया था कि 90% जो है, जो मटेरियल काम में आया उसका रिसाइकलिंग हो गया। तो यदि मैं एक वर्ड में कहूं तो दिस इज ए सर्कुलर इकोनॉमी। अब सर्कुलर इकोनॉमी में फिर कहीं न कहीं टेक्निक्स का योगदान है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के शिक्षा नीति में इन सब चीजों का समावेश किया गया। अब शिक्षा नीति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें वो मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ। निर्विका जी सुनाई दे रहा है ना? यस सर, सुनाई दे रहा है ना? यस सर। अब मैं शेयर करके, क्योंकि समय कम है और स्लाइड्स बहुत ज्यादा है, तो मैं सोचता हूँ कि उसी के द्वारा मैं अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर दें। ये सिर्फ देश के अंदर जो एक एजुकेशन कमीशन है किस समय अलग हुआ, ये सारे ब्रिटिश के काल के हैं, स्वाधीनता से पहले के। इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि यदि किसी को शासन करना है तो शासित प्रजा के लिए वो अपने हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। तो मैं तो एक ही लाइन में कहूंगा कि जो पहला एजुकेशन कमीशन था उन्होंने उस हिसाब से बनाया जो उनको सूट करता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्णन आयोग, आपने बहुत पढ़ा होगा राधा कृष्णन के बारे में, मैंने जिक्र भी किया था। इन्होंने एक चीज का बहुत अधिक जिक्र किया है, मौलिक अनुसंधान, और यह अनुसंधान क्षेत्रीय भाषा के अंदर हो
और मुझे लगता है कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया गया है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की है कि एजुकेशन एक प्रकार का उपकरण है। ये शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का एक उपकरण है और मौलिक अनुसंधान पर इन्होंने जोर दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि एक बहुत सुंदर बात इन्होंने राधाकृष्णन आयोग ने कही थी। आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हो और इसी नाते मैं कह रहा हूं कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, हम सीखे कार्य के द्वारा। तो जो आप अर्जित ज्ञान है, जो एक्वायर्ड नॉलेज है, उस एक्वायर्ड नॉलेज के द्वारा आप कोई प्लान बनाते हो, फील्ड में जाते हो, फील्ड से वापस लैब में जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का ऐसा इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया मौलिक अनुसंधान के ऊपर, लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद में फिर एक देश के अंदर शिक्षा आयोग बना। मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि ये सारा का सारा ही शिक्षा आयोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर, मैं इसलिए आपको कहूंगा बार बार में कि इस शिक्षा नीति को बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत की है। मुझे लगता है कि कोई भी आयाम जो उन्होंने नहीं छोड़ा। इस आयोग ने, जो शिक्षा आयोग बना था, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की थी। और कब कही थी? 1955-56 में इन्होंने कहा था 30% स्टूडेंट जो है वोकेशनल एजुकेशन के 10th में होने चाहिए, 40% स्टूडेंट हायर क्लासेस में होना चाहिए। तो वोकेशनल एजुकेशन का भी उस समय इन्होंने ध्यान रखा। और नीचे चूंकि ये कई विषय कला से जुड़ा हुआ है, उच्च शिक्षा को संवर्ती सूची में न होकर संघ सूची में होना चाहिए। आप देखते हो कई बार केंद्र सरकार कोई नियम बनाती है, कई राज्य इसको नहीं मानते। तो यदि ये संघ सूची में होगा, यूनियन लिस्ट में होगा, आप, चूंकि मैं पॉलिटिकल विषय तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारे राज्य केंद्र की नीतियों को लागू नहीं करते। और केंद्र की नीतियों को लागू इसलिए नहीं करते क्योंकि उच्च शिक्षा विषय संवर्धित सूची में, करंट सूची में, दोनों उस पर नियम बना सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं संघ सूची में हो। ये समय ये एक विषय आया था राजभाषा का। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम हर वर्ष बने और इसलिए ये भी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पार्ट था। यहाँ भी मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। पर एक बात है, इस समय इस शिक्षा आयोग में एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक 5 वर्ष में आपका जो पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा हो। यहां मैं बताना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर है। पाठ्यक्रम तो है जो आप पढ़ाते हो, जो सब्जेक्ट मैटर वो पढ़ाते हो, और पाठ्यचर्या वो है जो किस तरीके से आप पढ़ाते हो। जो आप टेक्निक्स काम में ले तो टीचिंग टेक्निक्स, वह पाठ्यचर्या है। तो यहां भी इस आयोग ने भी इन चीजों का ध्यान रखा गया था। ये एक और आयोग जो है पाठ्यक्रम का ढांचा, एक ही विषय पे मैं जोड़ दूंगा क्योंकि प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जानकारी, संस्कृत, ये सारे विषय से आपको एक मैं पेपर कोट करना चाहूंगा। एक पेपर पब्लिश हुआ था 8/11/2021। इसमें लिखा विज्ञान की जानकारी देना। अब आप देखो कि ये रखा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। उसको सपोर्ट करने के लिए एक पेपर को मैं कोट करना चाहूंगा। इज एंशिएंट इंडिया ओवररेटेड? क्या प्राचीन भारत को महिमा मंडित करके कहा गया क्या? ये एक पेपर पब्लिश हुआ था टोरंटो यूनिवर्सिटी के, ये कोई चाइना के प्रोफेसर थे। अब चाइना का प्रोफेसर कोई पेपर पब्लिश करता है और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर अर्थ के बारे में बताया कि अर्थ स्फेरिकल है। They proposed the heliocentric system of planet, हेलियोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ प्लेनेट के बारे में उस समय बताया था। तो ये प्राचीन ज्ञान है। आज हम कई प्रकार की मार्शल आर्ट देखते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि जो चाइना की मार्शल आर्ट है उसको कुंग फू बोलते हैं। ये भारत के जो ये पल्लव डायनेस्टी है, चेरा डायनेस्टी है, उनके द्वारा वहां ट्रांसमिशन किया गया। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक पॉइंट है प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जानकारी देना। और ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों को ऐसा संबल मिलेगा कि उस समय भी शिक्षा कहीं न कहीं चरम पर थी। नेक्स्ट। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें एक पर जोर दिया गया अनुवाद, ट्रांसलेशन। और केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन पे जोर दिया गया क्योंकि हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं।
संविधान का जो 8 शेड्यूल है उसमें करीब करीब 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस है। और आपको आंग्ल भाषा में तो बहुत कुछ विषय वस्तु मिल जाएगी, पर तो अन्य में नहीं मिलेगी। तो इस शिक्षा आयोग का ये जो पॉइंट है, अनुवाद को इन्होंने उठाया। और दूसरा ट्रेडिशनल टीचिंग। अब आप देखते हो कि जैसे मैंने कहा, कौशल विकास का मतलब है आपका जो ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान को तकनीकी से जोड़ दो तो वह कौशल विकास हो जाता है। तो इस शिक्षा नीति में ये ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, बौद्धिक संपदा रचना, इन सब का इसमें समावेश। मुझे लगता है कि ये 2003 से 5 में जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, उस बात को भी उसमें समावेश किया गया। सेवाएं प्रदान करना, न जाने आप तो ये ICT का उपयोग आपको पता है, तो सेवाएं प्रदान करने में शैक्षिक नेटवर्क, एजुकेशनल इकोसिस्टम बने। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे सिस्टम है, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा आयोग। अब ये मैं इसलिए बताना चाहा क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे आयोग बने थे, परंतु उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि इन सब का समावेश करते हुए शिक्षा नीति के करीब करीब 16 पॉइंट है। उस 16 पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। 2030 तक स्कूल का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% करना। आप देखते हो कि विद्यार्थी कई बार स्कूल छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक और मैंने एक पेपर पढ़ा था, उसमें का बच्चा स्कूल छोड़कर क्यों चला जाता है, कई कारण होते हैं। कहीं ना कहीं माध्यम भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण है। इसके पेपर में कहीं आगे जिक्र करूंगा। तो जो सकल ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% हो, समावेशी और समान शिक्षा हो, शिक्षा सबके लिए हो, दिव्यांग जन के लिए। अब चूंकि आप सब तकनीकी के विद्यार्थी हो, इसलिए निश्चित रूप से इस शिक्षा नीति में दिव्यांग जनों के लिए, जो निःशक्त जन है, इनके लिए बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। और इनके लिए जो ये टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं एडेप्टिव टेक्नोलॉजी या असिस्टिव टेक्नोलॉजी। और आपको आश्चर्य होगा कि एक नया स्पेशल बीएड भी शुरू हो गया है कि पुनर्वास के लिए, और ऐसे जो दिव्यांग जन है उन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो ये इसमें ये जोड़ा गया है। फिर बाल भवन का निर्माण, सामाजिक चेतना, इनका निर्माण। अब विद्यार्थियों को योग का अध्ययन होना चाहिए, इंटरनेट का अध्ययन होना चाहिए, बेसिक नॉलेज के लिए ये एक बाल भवन हो गया। और सामाजिक क्षेत्र के सामाजिक जो केंद्र है इनका निर्माण है। दूसरा 2020 तक जो 2 करोड़ बच्चे मुख्य धारा से उनको वापस जोड़ना। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का क्या होना चाहिए, औपचारिक। अब आपको एक और सुखद बात इसकी है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को आपस में जोड़ा गया है। आप घर में दादा नानी, नाना नानी के साथ में न जाने कितनी कहानियां पढ़ते होंगे, जातक कहानियां, हितोपदेश, चंदा मामा, न जाने कितनी कहानियां पढ़ते होंगे। आपके मस्तिष्क में जो बच्चा विकसित हो रहा है, विकसित होते हुए मस्तिष्क पर इन अनौपचारिक शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। तो अनौपचारिक शिक्षा आपकी औपचारिक शिक्षा का आधार है। तो इस पर भी इस पे बहुत जोर दिया गया। और ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों को स्कूल या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बुलाकर उनका जो एक्वायर्ड नॉलेज है, उनका जो अर्जित ज्ञान है, उस अर्जित ज्ञान की शिक्षा का भी कहीं इसमें प्रावधान है। फिर इसके साथ ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये सारे स्क्रीन पर है, इसलिए मैं ये बताना नहीं चाहूंगा। कुल मिला के ये कि विद्यार्थी किस प्रकार स्कूल के अंदर आए, इस शिक्षा नीति में इस पर बहुत जोर दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट शब्द मैं इसके साथ बोलूंगा, पीरियड ऑफ मैक्सिमम लर्निंग। आप कई बार देखते हो कि छोटा बच्चा आपसे न जाने कितने सवाल पूछता है, तो उसका जो बाल्यकाल है उसको कहते हैं पीरियड ऑफ मैक्सिमम लर्निंग। सबसे अधिक वह सीखता है, ये क्या है, ये क्यों है, क्यों कैसे हुआ, तो उसको कहते हैं पीरियड ऑफ मैक्सिमम लर्निंग। और इसीलिए स्कूली शिक्षा में पीरियड ऑफ मैक्सिमम लर्निंग पर अधिक जोर दिया गया है। और शिक्षा को 5+3+3+4 ऐसा एक स्कूल का पाठ्यक्रम इन्होंने बनाया। अब इसके अलग अलग स्टेज है, फंडामेंटल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी, ये अलग विषय। परंतु सबसे अधिक विद्यार्थी का जो समय है जो लर्निंग का है, और लर्निंग के बाद डेवलप होता है करीब 30 की एज के बाद रीजनिंग। तो रीजनिंग का बेसिस कहीं की
ये लर्निंग है। तो इसके लिए इसके प्री स्कूल है, आंगनबाड़ी है, बाल वाटिका, ये सारी की सारी जो मैंने इस पे लिख रखे हैं, ये सारे के और बहुविषय अध्ययन, बहुत सारे विषयों का एक साथ अध्ययन, ये इसका एक और महत्वपूर्ण है 5+3+3+4। अब मैं तो कॉलेज में प्राचार्य भी रहा हूं और जगह मैंने पढ़ा, एक बेसिक चीज मैंने देखी है, बच्चे एप्लीकेशन लिखने में गलती करते हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल भी उनको पता नहीं होता है, और जो मैथमेटिक्स है उसमें भी कहीं की उनकी प्रॉब्लम रहती है। तो लिखने, पढ़ने और कैलकुलेशन की योग्यता पर सबसे अधिक जोर देना, आपको ध्यान होगा यदि आपके दादा वगैरह को पूछा होगा कि शाम को जब स्कूल खत्म हो जाता था तो बारखड़ी या पाठ, ये जो पहावड़े हैं उनका बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो पढ़ने लिखने और गणना पर सबसे ज्यादा जोर इन्होंने दिया। और एक वर्ड मैंने कहा है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब देखो, बच्चा जब छोटा है तब इसमें बहुत सारा इंटेलिजेंस है, और उस इंटेलिजेंस को कहीं न कहीं, उस इंटेलिजेंस को हमें पता करना है कि विद्यार्थी के गणित में रुचि है, किस में रुचि है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और जो आप कई बार देखते हो कि कई विद्यार्थी जो है उनका ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, किसी और में इंटरेस्ट होता है, और उसके साथ साथ विज्ञान के विषयों में भी इंटरेस्ट होता है। तो एक राष्ट्रीय मिशन की भी स्थापना की गई है, जो आपकी बेसिक लिटरेसी है और जो संख्या का ज्ञान है, इसके पर बहुत अधिक जोर दिया गया। और एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति, मुझे लगता है कि इस नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब किसी ने पढ़ी होगी, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है। ये भारत सरकार की है, नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट में हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों का योगदान बताया गया है। तो कोई विद्यार्थी प्राचीन विज्ञान में भारत के योगदान को पढ़े तो कहीं न कहीं उसके दिमाग, जो माइंडसेट है, उसमें परिवर्तन होगा। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो ऊपर का जो मेन हेडिंग है, इस मेन हेडिंग में इन सब चीजों का ध्यान रखा गया। नेक्स्ट, इस शिक्षा नीति में भाषा पर बहुत अधिक जोर दिया गया, और मैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये आपके स्क्रीन पर है कि यदि खुद की भाषा उन्नत है और वही उन्नति का मूल बीज भी वही है, और इसीलिए लैंग्वेज के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। अब ये, और यूनेस्को ने भी बहुत इसके पेपर पब्लिश है, 2003, 2005, 2008, 2007, 2013, ये सारे पेपर मेरे पास है। इन सब में इन्होंने कहा है कि बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में ही होनी चाहिए। यूनेस्को का मदर टंग मैटर्स, दूसरा पेपर है मदर टंग इंस्ट्रक्शन इन द अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। ये बहुत सारे इनके पब्लिकेशन है यूनेस्को के। और जो इस शिक्षा नीति में जिस चीज को जोड़ा गया है वो कहीं यूनेस्को ने भी उस समय कहा था, और उन्होंने कहा मातृभाषा आधारित बहुभाषाई शिक्षा, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। मदर टंग बेस्ड, आपकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषा शिक्षा, तो इसमें भी जोर दिया गया। और इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी में ये मातृभाषा आधारित बहुभाषीय शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया गया। अब ये कुछ और बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट है। आपने कई बार देखा होगा कि यदि किसी की मातृभाषा अच्छी है तो दूसरी भाषा भी अच्छी होगी। जिसका एक भाषा पर कमांड है तो दूसरी भाषा पर स्वतः ही कमांड हुआ। क्यों? कि एक तो होती टारगेट लैंग्वेज और एक होती है सोर्स लैंग्वेज। तो जिसकी सोर्स लैंग्वेज बेटर है, स्रोत भाषा, और स्रोत भाषा यदि हिंदी है, अच्छी बात है, उसकी दूसरी भाषा भी अच्छी होगी। तो जब इसकी सोर्स लैंग्वेज बेटर है तो उसकी टारगेट लैंग्वेज भी बेटर होगी। तो इसीलिए कहा है कि बालक का जो विकास है, बालक का विकास बाइलिंगुअल होता है, और जो भी बच्चे बाइलिंगुअल है उनका शैक्षिक विकास पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाने से ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और लास्ट में लिखा है कि आप बच्चे को मातृभाषा से वंचित न करें। यदि आपने बच्चों को मातृभाषा से वंचित कर दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें बच्चों को उसकी शिक्षा से ही वंचित करना पड़े। तो ये भाषा के संदर्भ में इस प्रकार के बहुत बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट है। कुछ स्टेटमेंट मैंने लोगों का आपको बताने का प्रयास किया। अब अगला ये, फिर आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मैंने अभी कहा 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, त्रिभाषा फार्मूला,
और सब पे एक और अधिक जोर दिया गया है। संकेत भाषा जो है, आप कई बार देखते हो कि जो न्यूज आती है, न्यूज के अंदर वो संकेत भाषा में उनको बताया जाता है। तो संकेत भाषा का भी मानकीकरण करना, और संकेत भाषा में न जाने कितनी जॉब इन्होंने क्रिएट की है। और इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन, इसका फिर जिक्र आएगा कि किस प्रकार अनुवाद हो। अब एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सब मातृभाषा से जुड़े हुए हैं, हर भाषा वैज्ञानिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं एक बात कहूंगा कि हिंदी भाषा भी उतनी ही वैज्ञानिक है जितनी अन्य भाषाएं हैं। आपने कै खे गे गेड़े निश्चित रूप से पढ़ा होगा। तो कै खे गे घेड़े जो इसका उच्चारण करते समय ध्वनि कंठ से निकलती है, चे चे जे का उच्चारण करते समय तालू से निकलती है। इसी तरह से टे थे दे देने, ते थे दे देने, पे फे बे बे में पे बोलोगे तो दोनों आपके होठ मिल जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है हर भाषा का कोई कोई वैज्ञानिक आधार है, और उस वैज्ञानिक आधार से ही भाषा जो है उसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ये भाषा के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण शोध है, और इस प्रकार हिंदी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तार्किक भाषा भी है। और यहाँ एक और चीज कोट करना चाहूंगा, मैंने जो अब तक जितने भी 2021 तक जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले उनका मैंने एक सर्वे किया और पता किया कि 70% नोबेल प्राइज उनको मिले जिनका शिक्षण मातृभाषा में हुआ था। तो इस प्रकार मातृभाषा का कहीं ना कहीं इतना अधिक योगदान है। और भाषा एक प्रकार का समाज का ताना बाना है, समाज में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मैं तो छत्तीसगढ़ रह के आया हूँ, वहां बहुत सारे एरिया मैंने देखे। तो यदि भाषा का ज्ञान हो, वहां की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो, तो वहां के प्रशासन को ये ध्यान होगा कि ये जो समाज का मनोविज्ञान क्या है, समाज में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और उसके द्वारा शासन कोई न कोई निर्णय ले सकता है। इसलिए ये भाषा का ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन चीजों को ध्यान दिया गया। एक और एक भारत श्रेष्ठ भारत, अब ये सारा का सारा एक पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत पूरे देश के अंदर गतिविधियां होगी। अब आप कह सकते हो कि हम कहीं तमिलनाडु में जाते हैं, केरला में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, इन सब का कहीं कल्चर है, इन सब का हेरिटेज है। तो जब हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये नेशनल इंटीग्रेशन और एक एकत्व की भावना से डेवलप होती है। चूंकि हम सब शिक्षक हैं, और सतत मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, इस शिक्षा नीति में सतत मूल्यांकन पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया। जैसे राष्ट्रीय आकलन केंद्र होगा, प्रगति कार्ड होगा, ये सारे के सारे चीजों का इसमें जिक्र किया गया। मैं एक बात का जिक्र करूंगा इसमें, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। मैं यहाँ आपको जिक्र करना चाहूंगा, मैं तो चूंकि कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया और मैंने विश्वविद्यालय में पढ़ाया। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, एकेडमिक इनब्रीडिंग इन यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक इनब्रीडिंग इन यूनिवर्सिटीज। अब आप सोचोगे कि यूनिवर्सिटी में कौन सी एकेडमिक इनब्रीडिंग होगी। संकेत देना चाहता हूं, प्रोफेसर कोई है, कोई विद्यार्थी उनके अंडर में पीएचडी कर रहा है, जब साक्षात्कार का विषय आएगा तो निश्चित रूप से उस शिक्षार्थी को, शोधार्थी को कहीं प्रिविलेज मिलेगा। तो ये संकेत है मेरा कि ये एकेडमिक इनब्रीडिंग है। तो एक तो हो जाएगी स्ट्रीम एकेडमिक इनब्रीडिंग की, और एक दूसरी हो जाएगी जो नॉन एकेडमिक इनब्रीडिंग की। तो कहीं लगता है कि पारदर्शी प्रक्रिया के संदर्भ में इस शोध पत्र को भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ध्यान रखा गया होगा। उच्च शिक्षा का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 2035 तक करीब 50% बढ़ाना, राष्ट्रीय एजेंसी का इसमें जिक्र है। सारे कॉमन टेस्ट हो, छत्तीसगढ़ अलग कराए, राजस्थान अलग कराए, तो कहीं ऐसा है कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, आपको अच्छा लगेगा जान के कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जिसमें सीबीएसई सबसे पहले लागू किया गया। मैं तो चूंकि सरगुजा यूनिवर्सिटी में वहां रहा हूं, वहां बहुत पहले मेरे ख्याल से 2015 में वहां लागू कर दिया गया था। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें कोर सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, इन सबका एक प्रकार सा जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है वह चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर है। फिर स्टूडेंट अचीवमेंट इवोल्यूशन, मुझे ध्यान है जब मैं अंबिकापुर था तो जो अपना जो यहाँ का जो
विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अब तो आपके भिलाई से जुड़ गया, वहां बहुत लड़कों ने नए जाने कितने मॉडल तैयार किए, और मुझे लगता है कि उन्होंने पेटेंट के लिए भी कहीं अप्लाई किया था। तो स्टूडेंट की जो अचीवमेंट का मूल्यांकन करने के बाद इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि स्टूडेंट को कहीं किसी प्रकार का रिवार्ड मिले। जो मैंने राधा कृष्ण की बात कही थी, उच्च शिक्षा के विषयों में विविधता, कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय को किसी भी समय पढ़ सकता है, और इसके लिए IITA, IIMA इन्होंने बहुविषयीय शोध इन विश्वविद्यालयों में इन्होंने स्थापना करने का प्रयास किया गया। आर्ट्स और साइंस के अंदर कोई कठोर विभाजन नहीं हो, कुरिकुलम एक्स्ट्रा कुरिकुलम में कोई अधिक विभेद नहीं हो। और आपको अच्छा लगेगा कि IIT दिल्ली ने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद सोशल साइंस शुरू किया। IIT दिल्ली ने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद सोशल साइंस शुरू किया। और इसी तरह IIT बॉम्बे ने MSc डिजिटल सोसाइटी में शुरू किया। IIT दिल्ली ने मानविकी और पब्लिक पॉलिसी विभाग बनाया है। और इसी प्रकार खड़गपुर यूनिवर्सिटी जो है स्कूल जो है, इन्होंने शुरू किया स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है इन सब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ साथ ये पाठ्यक्रम लगातार प्रारंभ हो रहे। तो उच्च शिक्षा के अंदर इस प्रकार की जो विविधता है उसको भी इन्होंने मेंटेन किया गया है। एक और महत्वपूर्ण, विद्यार्थी कभी भी किसी भी समय 1 साल का पाठ्यक्रम करेगा, 2 साल का पाठ्यक्रम करेगा, और उसको कहीं भी किसी भी समय किसी वो छोड़ सकता है, क्योंकि कई आर्थिक कारण से, कई पारिवारिक कारण से विद्यार्थी बीच में कक्षा को छोड़ देता है, वापस भी आता है। तो वोकेशनल एजुकेशन के साथ मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का भी इसमें प्रावधान है, कहीं भी किसी प्रकार की शिक्षा। मैंने बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन पर एक शब्द लिखा है, लोक विद्या एक शब्द लिखा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो ऐसे राज्य में रह के आया हूं, वहां न जाने कितना पारंपरिक ज्ञान है, न जाने कितना ट्रेडिशनल नॉलेज है। जसपुर का नाम आपने, एक तपकरा का नाम सुना होगा, तपकरा में बहुत सारे स्नेक होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वहां के लोकल पीपल वहां के स्नेक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन सा पॉइजनस है, कौन सा नॉन पॉइजनस है। तो ये उनका लोक विद्या, उनका लोकल ज्ञान है, उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है, कौन कौन से प्लांट मेडिसिनल है, कौन से प्लांट मेडिसिनल नहीं है, ये उनका नॉलेज है। तो इसलिए स्थानीय कला जो है, संगीत है, योग है, ऐतिहासिक अभिलेख है, पांडुलिपि है, इन सब का ये वोकेशनल एजुकेशन में आ जाता है। और आपको एक और मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक बार मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि क्या म्यूजिक और लर्निंग का आपस में संबंध है, क्या म्यूजिक जो है, ये जो क्लासिकल म्यूजिक है, वो आपके लर्निंग को प्रभावित करता है। तो मैंने इसका एक पेपर पढ़ा था, एक आर्टिकल इसमें आया था। एक 1775 के अंदर वॉल्फ्गंग मोजार्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, 1775, ध्यान देना, 1775, वॉल्फ्गंग मोजार्ट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि बताया कि क्लासिकल म्यूजिक के साथ विद्यार्थी अध्ययन करते हैं तो बच्चों का अधिगम लर्निंग पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और 1988 के अंदर जॉर्जिया के गवर्नर ने कंपलसरी कर दिया कि विद्यार्थियों को क्लासिकल म्यूजिक के साथ पढ़ना होगा। तब मैंने आर्टिकल लिखा था कि भारत सरकार कब इस विषय में संज्ञान लेगी। तो मुझे लगता है कि मेरे कारण नहीं, कहीं के संज्ञान लिया। और उसके बाद रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन ने बताया कि जब संगीत के साथ विद्यार्थी पढ़ता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रो इम्पल्सेस जो है, उसकी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। तो अब ये बहुत सारी बातें हैं जो शोध का विषय भी है और कहीं न कहीं हमारे आत्मचिंतन का भी विषय है। तो ये वोकेशनल एजुकेशन पे इस तरह का बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। और नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एक और कमेटी है जो सारी वोकेशनल एजुकेशन का इंटीग्रेशन करेगी। और जो प्रोफेशनल काउंसिल है, ICAR है, वेटरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये सारी की सारी इसका रिव्यू करेगी, कौन कौन से किस प्रकार के कोर्स होने चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, नॉलेज ऑफ योग। मैं योग बोलूंगा, योगा नहीं बोलूंगा। न जाने हमारे लोग क्यों योगा बोलते हैं। योग सही शब्द है, बाहर गया एक मात्रा लगकर आ गई तो उसको योग बोलने लगे, योगा बोलने लगे, वेदा बोलने लगे। कहीं न कहीं ये मैं उचित नहीं मानता हूं। तो योग का नॉलेज आयुर्वेद, होम्योपैथिक इनको होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा भी होना चाहिए। एलोपैथिक के विद्यार्थियों को होम्योपैथिक आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। यह भी वोकेशनल एजुकेशन के और इसके संदर्भ में इस प्रकार का भी इन्होंने इस विषय को भी रखा है।
ट्रांसफर क्रेडिट की सुविधा, जैसा कि कहा कि विद्यार्थी 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है और 4 वर्ष है, 4 वर्ष में डिग्री के साथ वो रिसर्च का काम भी करेगा। तो उसके क्रेडिट को ट्रांसफर कैसे किया जाए? तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये क्या करेगा, डिजिटली स्कोर करेगा आपके क्रेडिट को, जो स्किल को क्रेडिट में कन्वर्ट कर देगा। और इसका एक मैकेनिज्म है, आप तो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको ज्यादा ध्यान होगा, तो ये भी एक ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना, जैसे मैंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद जब बढ़ेगा, जब विद्यार्थी को ट्रेंड कौशल विकास होगा, कौशल विकास से जुड़ी आपके तकनीकी, और तकनीकी के मूल में क्या है, अनुसंधान है। टेक्नोलॉजी के बिल्कुल बेस के अंदर अनुसंधान है, शोध है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि नोबेल पुरस्कार, फिर मैं इजराइल का नाम ले रहा हूँ, नोबेल पुरस्कार इजराइल को बहुत ज्यादा मिले हुए। वो अपने जीडीपी का 4.3% जीडीपी का रिसर्च पर व्यय करते हैं। भारत सरकार अपने जीडीपी का 0.69% शोध के ऊपर खर्च करती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एक डेटा है मेरे पास, उन्होंने कहा जो पेटेंट का जो पेंडिंग एप्लीकेशन है या पेंडिंग जो प्रपोजल्स है, वो सबसे ज्यादा चाइना के, अमेरिका के, और उसके बाद में कहीं के हमारा बीच में नंबर आता है। इसलिए आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, आईसीआर है, इन सबको शोध के लिए प्रोत्साहन करना और शोध पे अधिक से अधिक ध्यान देना। इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी है, इन सब का। और जो मैंने एक बात पहले प्रारंभ में की थी, लैब टू फील्ड एंड फील्ड टू लैब, लैब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करें, फील्ड में जाकर उसको एक्सपेरिमेंट करें, देन कम बैक टू लैब। तो ये लगातार जब चलता रहेगा, और ये इसका बेस में भी लर्निंग बाय डूइंग। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम ये कोऑर्डिनेट करेगा। ये जो फोरम है कोऑर्डिनेट किसमें करेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ई कोर्स के अंदर डिजिटल लर्निंग और यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के अंदर ये कोऑर्डिनेट करेगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको टेक्नोलॉजी के उपयोग का परामर्श देगा। कौन सी बौद्धिक शैक्षिक संस्थाएं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को उपयोग करें, उसका ये देगा, और शोध व नवाचार का ये निर्देश देगा। तो एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो है, सारी की सारी टेक्निक का ये उपयोग देगा। और जब टेक्निक का उपयोग होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं जुड़ा हुआ, आपके रोजगार से जुड़ा हुआ है। एक और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय, उन्होंने एक शब्द को एडॉप्ट किया था, वो है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जो है ये हार्वर्ड बिजनेस ऑफ स्कूल के प्रोफेसर क्रिस्टनसन ने दी थी। अब डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, वैसे वर्ड तो उल्टा है, वर्ड तो इसका डिस्ट्रप्टिव का मतलब विनाश करना, परंतु इसका जो थीम क्या है कि आपकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, उससे कहीं की उत्पादकता भी बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये कहलाता है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। तो इस वर्ड को भी इन्होंने कहीं कॉइन किया है, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय शोध संस्थान जो है, इसके संदर्भ में कार्य करता है। अब यदि हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हेल्थ, अभी आपने कोविड का पैंडेमिक देखा है, एग्रीकल्चर, कहीं अतिवृष्टि होती है तो कहीं अनावृष्टि होती है, तो कहीं सूखा पड़ता है, तो कहीं बाढ़ आ जाता है, और फिर एक क्लाइमेट चेंज, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्द हम पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी। तो 3 वैश्विक चुनौतियां हैं। इन तीनों वैश्विक चुनौतियों को सामना करने के लिए हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ हम शोध करें, और इसी के साथ साथ जो एडवांस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशन को भी ये जो चैलेंजेस है उनका संज्ञान हो, और जो आपका रिसर्च है वो उपयोग आधारित हो। ऐसा रिसर्च जो उपयोग आधारित हो। मैं तो राजस्थान में भी रहता हूँ, कभी कभी आपने एक जुगाड़ शब्द शायद सुना है या नहीं सुना, मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान के अंदर क्या करते हैं कि ये जो आपका पंप खराब हो जाता है, जो पानी को ऊपर चढ़ाता है, वो पंप खराब हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उस पंप का एक तैयार करते हैं मॉडल,
और उसको कहते हैं जुगाड़। उसमें दो आगे पहिए लगा देंगे, दो पीछे लगा देंगे, और वो कैरी करता है, हैवी जो लोड है उसको कैरी करता है, तो उसको बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़ का मतलब बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करना। मतलब ये है कि ये सारा का सारा इनोवेटिव आइडिया है, और वही इनोवेटिव आइडिया कहीं आगे जाके डेवलप हो, तो ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो रिसर्च है, हमारा जो शोध है, जो स्थानीय स्तर से जुड़ा हुआ है, उससे ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उनको भी एनकरेज करता है। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा में जैसे मैंने कहा शोध को बढ़ावा देना, आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर है। हमारे देश में स्टेट यूनिवर्सिटी भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल फंडिंग 76% ऑफ सेंट्रल फंडिंग होता है, और स्टेट यूनिवर्सिटी को 17%। अब इसका इतना उल्टा देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 7% डिग्री देती है और आपके स्टेट यूनिवर्सिटी 47% डिग्री देती है। तो कहने का मतलब है, इस समय भी हमने लिखा था कि ये जो फंड का अलॉटमेंट है ये ग्रॉस एंडोमेंट रेशियो के हिसाब से होना चाहिए, और इसीलिए एक रेगुलेटरी काउंसिल का भी फॉर्मेशन किया गया, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसके ग्रांट देने का भी काम है, जनरल एजुकेशन काउंसिल भी है, मूल्यांकन का भी काम करेगी। तो इस तरह के एक ये है, मैंने इसलिए कोट किया कि एक तरफ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फंडिंग है, एक तरफ स्टेट यूनिवर्सिटी का फंडिंग है, और तीसरे तो जो एनजीओ है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च करते हैं उनका फंडिंग भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से बहुत ही ज्यादा है। तो ये आयोग कहीं ना कहीं ऐसा करेगी, जो इसकी ग्रांट काउंसिल है ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का फंडिंग के अंदर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन सब का ये करेगी, और वो जो फंडिंग होगी वो पब्लिक डिस्कोर्स में होगी, उसका सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा, क्या शोध किया है, क्या जवाबदेही शोध के प्रति क्या है। तो एक प्रकार से ये नियामक बोर्ड होगा। कॉलेजों के अंदर तो एक्रीडिटेशन कमीशन भी, नेक का नाम हम बहुत सुनते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने प्रारंभ में की थी और जो कोठारी आयोग ने कही थी कि यूनियन लिस्ट में डालना चाहिए। अब हमारे संविधान के अंदर 3 प्रकार की लिस्ट है, एक पे जो सेंट्रल कानून बनाता है, एक पर राज्य कानून बनाती है, और एक पे दोनों मिला के कानून बनाते हैं। अब जब दोनों मिला के कानून बनाते हैं वहीं न कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो उच्च शिक्षा के विनियम के लिए कहा गया है कि सेंट्रल क्या करेगा, फंड देगा, फंड के साथ वो गाइडलाइंस देगा, और जो कंकरेंट सूची है वो उस फंड के आधार पर, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, वहां सामाजिक विषमता के आधार पर, सामाजिक कंसेप्ट को ध्यान में रखकर राज्य सरकार उस फंडिंग का कहेंगे अलोकेशन करेगी। तो इस प्रकार का तो सुंदर सिस्टम है यदि वह इंप्लीमेंट हो तो। नेक्स्ट, कभी कभी विश्वविद्यालय ऑटोनोमस होते हुए कहीं ऑटोक्रेटिक न हो जाए। ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी को मिलती है, पर कभी कभी ऑटोनॉमी से कहीं वो ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, इसलिए ये एकेडमिक एक्सीलेंसी के लिए ये कहा कि धीरे धीरे विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय है वो 15 वर्ष के अंदर के बाद उनके वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन रूप में वह कार्य करेंगे। इस प्रकार का भी एक ये कहीं के एजुकेशन का डिसेंट्रलाइजेशन है। एक वर्ड और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक वर्ड इसके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अभी आपने राजा महेंद्र सिंह जी का नाम सुना होगा, एक नई विश्वविद्यालय बनाई है शायद मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर, राजा महेंद्र सिंह। इन्होंने बीएचयू के लिए जमीन दी थी, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी थी। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है। और इसी तरह से आईआईटी एल्यूमनी एसोसिएशन, आपने नाम सुना होगा, आईआईटी एल्यूमनी एसोसिएशन एक ग्लोबल बॉडी है। इन्होंने ये कोविड पैंडेमिक के समय कोविड के ऊपर बहुत ज्यादा शोध कार्य किया। तो ये कहीं कहीं पब्लिक जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ये इस प्रकार का एक शोध है। बीएचयू का निर्माण है, कहीं कहीं संभाजीराव गायकवाड़ का नाम सुना होगा आपने। तो ये बहुत सारे ऐसे न जाने कितने, भामाशाह है एक वर्ड काम में था, राशन भामाशाह जो कहीं कहीं दान देता है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, इसका भी आप आज कहीं बड़े ऐसे पद पर चले जाते हो, आपको लगता है कि मेरी अल्मा मैटर जो है, अल्मा मैटर का मतलब वह शिक्षण संस्था जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की है, तो इस अल्मा मैटर में आप कुछ करो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एनईपी के अंदर औद्योगिक ये प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत बिना, आज भी हम आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो बिना इसके तो संभव है ही नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति वो 3 स्तर की है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, स्टूडेंट सेंट्रिक है और कहीं ना कहीं क्वालिटी से जुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक है, आपके फिर तकनीकी का उपयोग आ गया, फिर गुणवत्ता है तो तकनीकी का उपयोग आ गया, विद्यार्थी तक उपलब्ध हो तो तकनीकी का उपयोग आ गया। तो ये सारी की सारी ई एजुकेशन है, वर्चुअल लेबोरेटरी, मॉक है, ये सारे के सारे बताने की मुझे कहीं आवश्यकता नहीं है। परंतु आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि टेक्नोविजन मार्केट, एक मैगजीन है टेक्नोविजन मार्केट, उसने कहा कि भारत के अंदर ई लर्नर जो है 2016 के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन 1.6 मिलियन थे और 2021 में 9.6 मिलियन, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से जो एजुकेशन का जो एक्सेस है, जो ई लर्नर है, उनका कहीं न कहीं संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये ई लर्नर के संदर्भ में, और ई लर्नर्स में एक और इम्पोर्टेंट डिजिटल डिवाइड, कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत कुछ बच्चों का तो टेक्नोलॉजी एक्सेस हो, कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी तक पहुंच ही नहीं सके। तो इस डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की न जाने कितनी योजनाएं, न जाने कितने प्रोविजंस है। और आप तो चूंकि टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, आप सबको ये सारी की सारी चीजें ध्यान होगी। अब कंप्यूटर का जो उपयोग है, उस उपयोग में सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस ग्रुप, इन सब तक तो पहुंचे। तो इसके संदर्भ में ये इनका इंपॉर्टेंट सोच है। नेक्स्ट, अब टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन, जो भी मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी का शैक्षिक इकोसिस्टम में किस प्रकार का इंटरफेरेंस हो। शिक्षण है, अधिगम है, मूल्यांकन प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है, इन सब के अंदर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है। और जब टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है तो कहीं ये फिर रोजगार से जुड़ जाता है। फिर शिक्षक सहायता है, उनका व्यवसायिक विकास है, ई कंटेंट को डेवलप करना, लाइब्रेरी, ई जर्नल, ये सारा का सारा इससे जुड़ा हुआ है। एजुकेशन एसेस को बढ़ाना, अब इसलिए दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर का निर्माण है जो एडेप्टिव टेक्नोलॉजी की सहायता से काम में आता है। ई प्रबंधन है, आज कोई विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को अप्लाई करता है तो वो पता कर सकते हैं उसका प्रोजेक्ट का रिसर्च प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। ई मैनेजमेंट के द्वारा हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के द्वारा हो सकता है, स्टूडेंट प्रोजेक्ट सिस्टम, ये सारे के सारे ऑनलाइन एक्सेस है। तो और भाषा के अवरोध को दूर करना। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हम कभी कभी जो गूगल ट्रांसलेशन कर देते हैं वो अर्थ का अनर्थ कर देता है, इसलिए कहीं नहीं गूगल ट्रांसलेशन से तो हम बचे, परंतु फिर भी ये सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं उपयोगी हो सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो डेवलपमेंट है, आपने स्वयं नाम सुना होगा, मुझे बताने की जरूरत है, दीक्षा का नाम आपने फिर सुना होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दीक्षा जो फ्री लर्निंग ऐप है, न जाने कितने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ये सारे के साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, जो दिव्यांगजन स्टूडेंट्स है उसके लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर, रेफरेंस सॉफ्टवेयर, ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे विद्यार्थियों के उपयोगी है। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है वो इन सबसे जुड़ा हुआ है। अब ये 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, ये सब समन्वय के रूप में काम करते हैं। और जो नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, रोबोटिक्स बेस्ड है, 3D बेस्ड है, सिमुलेशन बेस्ड है, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी का जो ये आधार है वो आपके नेशनल एजुकेशन फोरम जो है वह गाइडेंस देगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाएगी और देन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है उनको क्रमबद्ध करना, उसके बाद में रिसर्च फाउंडेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनके कोलैबोरेशन से उसका एक नया प्रोजेक्ट तैयार करना। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, इस पर बहुत अधिक जोर दिया गया। हायर इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है? अब मैंने एक वर्ड बोला था डिजिटल डिवाइड, हम डिजिटल विभाजक न हो, तकनीकी ऐसी हो जिससे ऐसा नहीं हो कि एक विद्यार्थी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है,
दूसरे विद्यार्थी को फायदा नहीं हो रहा है, तो हम डिजिटल डिवाइड से दूर हो, इसलिए इंस्टीट्यूशन का रोल है। मैंने शुरू में एक जिक्र किया था पांडुलिपि, मैंने जिक्र किया था कुछ ऐसा साहित्य है जो आज भी अमूर्त अवस्था में है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या काम है? शिक्षण अधिगम के अव्यवस्थित संस्करणों को, जो अव्यवस्थित संस्करण है, उनका शोध करना, उनका प्रिंट करना, उनका ऑडियो तैयार करना, उनको वीडियो तैयार करना और इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन या वर्धन के द्वारा हमारी जो प्राचीन मेधा है, हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, विज्ञान है, आप अभी भी देख सकते हो कि कभी आप यदि हरिद्वार जाते हो तो आपको पंडित जी मिल जाएंगे, बताएंगे आपके दादा परदादा इस समय आए थे, कौन कौन आया था, एक पूरा का पूरा इनका क्रोनोलॉजिकल है, आपकी पूरी पूरी पेडिग्री है। अब आप ऐसे न जाने कितना साहित्य है। मैं तो ये राजस्थान में रहूं तो ये चारण समाज बहुत ज्यादा, चारण समाज का चारण शोध संस्थान है, वहां ऐसे ऐसे ग्रंथ है जिनका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। ये ऐसा लिटरेचर है जो कहीं की ऐसी अवस्था में जिसको वापस उसको क्या कह रहे हैं, उसको वापस रिव्यू करना चाहिए। तो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ये भी काम है। फिर लक्ष्य आधारित रोजगार हो, श्रम साध्य जनसंख्या, अभी मैंने शुरू में जिक्र किया था ये कौशल विकास, तो हर व्यक्ति को श्रम साध्य जनसंख्या, कभी कभी हमारे देश में शब्द काम मिल रहे हैं जनसंख्या विस्फोट, चाइना भी तो है, चाइना कभी शब्द नहीं काम मिल रहा जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट शब्द न कहकर हम कहते हैं जनसंख्या लाभांश, डेमोक्रेटिक डिविडेंड। यदि हर व्यक्ति को जो श्रम साध्य जनसंख्या है उसको कार्य मिले कौशल की ट्रेनिंग के साथ साथ, तो ये भी इसका काम है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काम है कि श्रम साध्य जनसंख्या को सफल व्यवसायी बनाए। देश के प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट है, हम जॉब क्रिएटर बने न कि जॉब सीकर बने। और वो कब संभव है? जब इंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है, उद्यमिता से जुड़ा हुआ है। और जो शोध है वो सारा का सारा शोध पर भी इस पे फोकस किया गया। अब ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे चैलेंजेस, मैं सारे चैलेंज भविष्य में कौन कौन से चैलेंजेस है, उन सारे चैलेंजेस को मैंने इसमें कोशिश की बताने की। और ये कहीं न कहीं ये एजुकेशन का जो असस है हर विद्यार्थियों, कहीं न कहीं हमारे इंस्टीट्यूशन का ये इम्पोर्टेंट कहीं का आयाम है। भारत सरकार का एक सर्वे बता रहा हूं, अब वो सर्वे का डेटा बताने की जरूरत है। मैं सारांश में कहूंगा कि अभी भी टेक्नोलॉजी का असर अर्बन क्षेत्र में ज्यादा है और रूरल क्षेत्र में कहीं न कहीं कम है। तो ये डिजिटल एजुकेशन चैलेंज में इस भविष्यगत चुनौतियों को कैसे दूर करें, ये एक इंपॉर्टेंट विषय है। नेक्स्ट मैंने अभी ये डिजिटल डिवाइड सब काम में लिया था, और इसी तरह से एक इकोनॉमिक भी डिवाइडर है। गिनी कोएफिशिएंट एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है, गिनी कोएफिशिएंट। आज हम समाज में देखते हैं कि अलग अलग ये इनकम ग्रुप है, तो गिनी कोएफिशिएंट कहता है कि समाज के अंदर इकोनॉमिक ग्रुप के कारण देयर आर डिफरेंट स्टेटा, अलग अलग स्टेटा है। और जब अलग अलग स्टेट है तो कुछ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड विद्यार्थी होंगे। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐसे विद्यार्थी जिन जो विषमता के कारण, आर्थिक विषमता कहीं की डिवाइडर न बन जाए, आर्थिक विषमता कहीं डिवाइडर न बन जाए, इसलिए ऐसे ग्रुप को बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है और इन सब का इसमें ध्यान रखा गया है। और हमारा यदि यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम भी देखें तो आपने दो वर्ड पढ़ोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। दोनों के अंदर ही एजुकेशन को और ये जो डिस्पैरिटी है इस पर बहुत अधिक जोर दिया गया। और दूसरा, बहुत बड़े बड़े आप बिजनेस उद्योग समूह के नाम सुनते होंगे, आप ये भी देखते हो कि उद्योग समूह जो है कई प्रकार का फंडिंग भी करता है। तो एनईपी में ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जो कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, दे शुड बियर देयर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनियां अपने सामाजिक दायित्व को निभाएं। और ये जो जेंडर इंक्लूजन फंड है इसमें कहीं ना कहीं ऐसे वंचित इलाके के या ऐसे लोगों को वो दे। तो ये इस प्रकार इसके अंदर भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर मैं ये सारा का सारा बता चुका हूँ, लैंग्वेज का शुरू में बता ही चुका हूँ।
नई शिक्षा नीति के अंदर ये जो अपनी जो भाषा है, आप देखो भाषा अलग होता है, बोली अलग होता है। बोली जो कुछ किलोमीटर के बाद चेंज हो जाती है, और भाषा, बोली बाद में भाषा में कालांतर में भाषा में परिवर्तित हो जाती है। तो पाली है, फारसी है, प्राकृत है, ये सारे बहुत सारी भाषाएं जो न जाने भाषा आज खत्म हो चुकी है। अब हमारे 3 किताबों का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि ये अनुवाद और व्याख्या की संस्था की स्थापना क्यों की। यदि लिटरेचर में विद्यार्थियों को यदि या किसी को ध्यान होगा तो वर्ड रिपोजिटरी ऑफ लैंग्वेजेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ड रिपोजिटरी ऑफ लैंग्वेजेस। ये कह रहा है कि लगातार भारत या विश्व की जो भाषाएं हैं और बोलियां हैं ये लगातार कम होती जा रही है। और कम होने का कारण क्या है कि उनका कंजर्वेशन है, उसके अंदर न विद्याध्ययन है न उनका कंजर्वेशन है। मैं कुछ 2 शास्त्रों का जिक्र करना चाहूंगा। नाट्य शास्त्र, आपने भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कहीं सुना होगा। नाट्य शास्त्र में ये संस्कृत में है, इसमें ज्यादा मैंने कहा कि इतना ही कहूंगा, ये संस्कृत में। एक इसी प्रकार वोल्कापियन अगस्त ऋषि के द्वारा कहीं न कहीं इसमें जिक्र है, और ये आपके तमिल के अंदर है। दोनों शास्त्रों में भारत की परंपरा, भारत के हेरिटेज का एक सुंदर वर्णन किया गया है। और प्राचीन साहित्य भाषा ये प्रूव करती कि पुरानी भाषा बहुभाषा थी। आज हम बहुभाषा की बात कर रहे हैं, उस समय भी ये बहुभाषा थी। और एक और नाटक है संस्कृत मत्स्यकटिकम। इस मत्स्यकटिकम में समाज के छोटे वर्ग को से लेकर ऊपर के वर्ग तक का जिक्र है उनकी खुद की भाषा में। तो कहने का मतलब है इतना सुंदर साहित्य, इतना सुंदर लिटरेचर है, उसको कहीं नहीं संवारने की आवश्यकता है। ये इस शिक्षा नीति में इन चीजों पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया। एक और ये डायग्राम, यदि आपने कई बार कुछ ये सुना होगा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये एक ट्री है, इस ट्री में एक बेस है, और इस बेस को प्रोटो इंडो यूरोपियन बेस, जो बेस है बिल्कुल लास्ट में आपको दिख रहा है बीच में, ये एक बेस है। और कहा गया है कि ये जो भारोपियन लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, इस बेस से निकली है। और ये जो बेस है उसकी जो व्याकरण है, उसका जो शब्द रचना है, वो संस्कृत से जुड़ी हुई है। और ये जितनी भी भाषा है, जर्मनिक है, एल्बेनियन है, ग्रीक है, एमिलियन है, इंडो अरेनियन है, इंडिक है, बैटलिक है, ये सारी की सारी मैंने ये 10 अलग बाइफर्केशन है। तो ये कहने का मतलब है कि ये सारी भाषा का ओरिजिन कहीं न कहीं इसका बेस वो है। तो इनका भी प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन इन सारी की सारी शिक्षा नीति में किया गया है। मैं इस पे ज्यादा नहीं जोर दूंगा। ये प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर है। इसमें एक ही बात महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को ने कहा था भारत के अंदर जो 50 वर्षों में 197 लैंग्वेज जो है वो खत्म हो चुकी है, या खत्म होने के कगार पर है। चूंकि आप विज्ञान के विद्या, तो एक बात कहूंगा कि आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा, आपने न्यूटन का भी नाम सुना होगा। गैलीलियो ने अपना लिटरेचर लैटिन में लिखा, न्यूटन की जो प्रिंसिपिया है वो लैटिन में लिखी, पर लैटिन में उनको उतनी मान्यता नहीं मिली जब उन्होंने आंग्ल भाषा में लिखा, वहां की प्रचलित भाषा में लिखा। कहने का मतलब कि वहां के विज्ञान, वहां का जो श्रोता है वो डिसाइड कर सकता है कि किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। तो विज्ञान लेखन में हम तय कर सकते हैं कि विज्ञान का लेखन भारतीय भाषा में हो, स्थानीय भाषा में हो, और वो मासेस को प्रभावित करे। तो भाषा के संदर्भ में ये यूनेस्को ने भी इन सब चीजों का जिक्र किया है। नेक्स्ट ये सारा का सारा है कि हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है इनका क्या काम है, इनको डिग्रियां, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन में डिग्रियों का, ये सारा का सारा एक विषय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मैंने बता चुका हूं कि हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता है, अलग अलग प्रांत के खुद के इतिहास है, धरोहर है, संस्कार है, परंपरा है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो। उस कोऑर्डिनेशन के लिए ये एक भारत श्रेष्ठ भारत एक पूरा देश का अभियान है। और इस अभियान के लिए एकेडमिया का निर्माण करना है, म्यूजियम का निर्माण करना है, आर्ट गैलरी का निर्माण करना है, और हेरिटेज साइट का निर्माण करना है। अब अकादमी कहीं रोजगार से जुड़ जाएगा, म्यूजियम के अंदर डिग्री रोजगार से जुड़ जाएगी, आर्ट, हेरिटेज एंड साइट्स इनके अंदर भी कहीं की डिग्री का प्रावधान है, तो फिर वो कहीं के आपके रोजगार से जुड़ गया है।
नेक्स्ट। अब चूंकि आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो, मैं सिर्फ इतनी बात, उसके बाद में लास्ट अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने बीटेक को हिंदी में प्रारंभ किया। अन्ना यूनिवर्सिटी ने बीटेक तमिल में शुरू किया। 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 8 स्टेट, 5 रीजनल लैंग्वेज सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सारी स्क्रीन के ऊपर है, ये सब इन्होंने शुरू किए। महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने 20% सीट को रिजर्व कर दिया है फॉर स्टूडेंट्स हु विल स्टडी टेक्निकल एजुकेशन। 20% जॉब उनको ऑफर किया तमिलनाडु सरकार ने कि जो तमिल भाषा के अंदर ये आपकी अभियांत्रिकी की डिग्री है या पॉलिटेक्निक की डिग्री है, उसको ये लेंगे। ये अन्ना यूनिवर्सिटी या तमिलनाडु सरकार का एक कहीं की पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जिस संस्था से आप लोग जुड़े हो, AICTE, इसका बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ट्रांसलेशन ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। इन्होंने बहुत बड़ा टूल तैयार किया गया। तो जो आंग्ल भाषा में जो विषय, उन सब का उनकी क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में परिवर्तन करना, और इन्होंने बहुत सारा परिवर्तन भी इन्होंने किए। स्टैम के बारे में आप जानते हो। अब जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो वैसे तो मैंने जगह जगह जिक्र किया था कि इसमें क्या 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 प्रावधान है आपके जॉब का। तो ये आप देखो, यदि पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को देखो, पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जैसे मेरा 5+3+4 है, ये आपका एजुकेशन का स्ट्रक्चर है। अब जब NEP इन टोटल लागू होगा तो में फंडामेंटल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, इन सब के अंदर टीचर की आवश्यकता होगी। हमारी शिक्षा बहु विषय शिक्षा है, और बहुविषय शिक्षा के लिए आपको आंगनवाड़ी है, वोकेशनल टीचर है, योग टीचर है, और जो स्पोर्ट्स टीचर है, म्यूजिक टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, ये सारे के सारे इनकी आवश्यकता होगी। तो एक एवेन्यू खुलेगा, वो जॉब अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ है। फिर रिसर्च डिग्री प्रोग्राम 4 साल का यदि ये कोर्स है, तो जब 4th ईयर है वो रिसर्च ओरिएंटेड होगा। और जब रिसर्च ओरिएंटेड होगा तो, और प्रोजेक्ट भी कहीं के स्कूल कॉलेजों के अंदर होंगे। रिसर्च असिस्टेंट है, रिसर्च एसोसिएट है, टाइपिस्ट है, एसोसिएट है, ऑडिटर है, साइंस उद्यमिता है, उपकरण है, रसायन है, इन सब की आवश्यकता होगी। फिर कहीं ना कहीं ये उद्यमिता से जुड़ा हुआ है, ये फिर आपके रोजगार से जुड़ा हुआ है। स्कॉलरशिप, अब स्कॉलरशिप में आपके इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप को ऑनलाइन बच्चों के सारे डेटा फीड कर सकते हैं, पर बहुत सारे सरकारों ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजन दे रखे हैं, ई-मित्र है, ऐसे बहुत सारे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और उसको डिवाइसेस को जो भी हैंडल करेगा वह फिर जॉब से जुड़ जाता है। NEP में लोकल जॉब अपॉर्चुनिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। सन ऑफ द सॉइल एक कंसेप्ट है, और सन ऑफ सॉइल के कंसेप्ट में जो लोकल टीचर है या लोकल जो भी जिनका नॉलेज है या पुराने शिक्षक है, तो लोकल को किसी प्रकार से जॉब देना, टीचर को इंसेंटिव देना, इनका रिजल्ट ठीक है। हाउसिंग फैसिलिटी फॉर टीचर, अब ये फिर आपका जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स है, चाहे वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब में कहीं की जब ये काम होगा तो रोजगार का सृजन तो होना ही है। उसके साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट और टर्म है, कैपेक्स एक्सपेंडिचर एंड ओपेक्स एक्सपेंडिचर। कैपेक्स एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर जो पूरे कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसको कहते हैं कैपेक्स। और ओपेक्स जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में जैसे आपको स्मार्ट क्लासरूम बनाना है, डिजिटल लाइब्रेरी बनानी है, तो ये कहलाता है ओपेक्स और कैपेक्स एक्सपेंडिचर। इन सब के अंदर भी कहीं इनकी इंजीनियर की जरूरत होगी, कहीं ऑडिटर की जरूरत होगी, तो ये हाउसिंग फैसिलिटी से ये भी दोनों जुड़े हुए। फिर मेरिट बेस्ड प्रमोशन, ये भी प्रोविजन है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब नाम तो छोटा लगता है, पर इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के पीछे क्या है? आप करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको मेंटल एबिलिटी पढ़नी पड़ेगी, गाइड है, बुक्स है, इसमें टीचर का इन्वॉल्व होगा, और कहीं कहीं जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो इससे कहीं जुड़ी हुई होगी। इसी तरह से कुछ जॉब्स के मैंने नाम लिख रहे हैं, लैब अटेंडेंट, ये सब विषय आ चुका है।
स्मार्ट क्लासरूम होगा तो इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, ट्यूटोरियल्स के लिए एक्सपीरियंस टीचर। आज भी मैं यहाँ रहता हूँ, हमारे एक बहुत पुराने टीचर हैं, वो किसी भी प्लांट को दो दे कैन आइडेंटिफाई। तो ऐसे एक्सपीरियंस टीचर को भी कहीं ना कहीं हम इसे रोजगार से जोड़ जोड़ते, क्योंकि पुराने लोगों में एक तो परंपरागत ज्ञान है, दे हैव द ट्रेडिशनल नॉलेज, सेकंड दे हैव एक्वायर्ड नॉलेज। तो पारंपरिक ज्ञान और जो अर्जित ज्ञान है वह दोनों एक्सपीरियंस टीचर यदि दे तो समाज को एक अच्छा शिक्षक मिलता है। नेक्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर एंड साइंस। अब एक कंसेप्ट है मेरिल मूवमेंट। मेरिल मूवमेंट एक मेरिल एक्ट बना। इन्होंने कहा कि यदि यूनिवर्सिटीज को हम एग्रीकल्चर से जोड़ दें और यूनिवर्सिटीज को राज्य सरकार, केंद्र सरकार ऐसी एग्रीकल्चर फील्ड दे तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए भी, और साइंस और एग्रीकल्चर और साइंस तो एक ही है, तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए ये एग्रीकल्चर जो फंडिंग है, जो रिसर्च फाउंडेशन है, वह इसके अंदर काम करेगा। और जब रिसर्च होगा तो रिसर्च के साथ साथ आपको पता कितने ज्यादा जॉब एवेन्यूज इसके साथ खुल जाते हैं, क्योंकि शिक्षा जब तकनीकी से जुड़ जाएगी तो जॉब के अवसर तो होंगे ही होंगे। और परंपरागत नॉलेज को भी इसमें जोड़ दिया गया। यदि आपने ये घाघ और भटूरी का नाम सुना होगा, मौसम वैज्ञानिक थे। मौसम वैज्ञानिक के संदर्भ में इन्होंने कहा है, चींटी ले अंडा चढ़ी चिड़िया नवाए दूर, कहे भटूरी वर्षा हो भरपूर। अब आप देखो सिंपल ऑब्जर्वेशन है इनका कि चींटी अंडा लेके ऊपर चढ़ती है, चिड़िया मिट्टी में स्नान करती है तो वर्षा भरपूर। इट मीन एनवायरमेंटल हिंट एनिमल्स को मिलते हैं। मुझे लगता है कि सुनामी में जो कुछ भी हुआ था, सुनामी के समय तो एनिमल्स को ज्ञान था। कहने का मतलब ये सब नॉलेज का कहीं कि हमें साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। और देश के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है, मैंने उनको स्टेटस बता रखा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 1% एनरोलमेंट है। तो अब एग्रीकल्चर का यदि असेस होगा तो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, टेक्नीशियन है, कुशल कृषि स्नातक है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, टेक्नीशियन है, इन सब का कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये भी जॉब से जुड़ जाता है। देन मार्केट बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस। आज सारा का सारा जो है वो मार्केट बेस्ड है। और जब मार्केट बेस्ड, जिसको हम ये कहते हैं कि मार्केट को क्या चाहिए, तो जब आधुनिक कृषि होगी, आधुनिक टीचिंग होगा, तो उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, एप्रेंटिस की जरूरत होगी, और नहीं जाने कितने टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत होगी। इस वजह से लोकल लैंग्वेज, यदि आप रिमोट एरिया में जाते हो तो आपको लोकल लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, और लोकल लैंग्वेज के लिए भी कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज में प्रावधान है। टेक्नोलॉजी फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये सारा का जो इन सब के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। एक जिक्र करना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर ने कुछ कोर्स शुरू किए रिन्यूएबल एनर्जी में, 6 सिग्मा, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकम्युनिकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, इन सब में इन्होंने न जाने कैसे ऐसे जॉब ओरिएंटेड 1 ईयर प्रोग्राम शुरू किए। और ये सारे के सारे 1 ईयर प्रोग्राम जो फिर आपके जॉब से जुड़ जाते हैं। टेक्निकल स्किल एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। अब ये एक मैंने कोट किया, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक मैंने कोट किया भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर 112 मिलियन जो है अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। सो यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3D मशीनिंग, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग, इट कैन प्रोवाइड अ जॉब। मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हो 3D मशीनिंग क्या है। मशीनिंग ऑपरेशंस इन विच टूल्स मूव डायनेमिकली इन 3 डायरेक्शंस, ये कहीं ना कहीं 3D से जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार डेटा एनालिसिस, ये डेटा का एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, मॉडलिंग करना किसी भी निर्णय के लिए। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी का जो मॉनिटरिंग कर रहा है, उन्होंने कहा है कि यदि 3D मशीनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, इट कैन प्रोवाइड जॉब्स टू लार्ज नंबर ऑफ
जो बेरोजगार है उनके अंदर। फिर है जिनोमिक स्टडीज। आज पूरे देश के अंदर जिनोमिक स्टडीज का मतलब है ये लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ है कि आपकी पूरी की पूरी पेडिग्री की स्टडी, आपकी जिनोमिक स्टडी, आपकी जेनेटिक स्टडी, आपकी डीएनए सीक्वेंसिंग, इन सब का स्टडी, कौन सी बीमारी कब हुई। तो जिनोमिक स्टडीज जो है ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर जॉब एवेन्यू है। बायोटेक्नोलॉजी। अब बायो एंड टेक्नोलॉजी मतलब जो तकनीकी किसी प्राणी या वनस्पति के शरीर में हो रही है उस तकनीकी को आधार बनाकर हम किसी का उत्पादन करें, वही है बायोटेक्नोलॉजी। किसी भी प्राणी और वनस्पति के शरीर में जो कुछ हो रहा है, जैसे एंजाइम बन रहा है, वो जो शरीर में बन रहा है उस शरीर के एंजाइम को की मैकेनिज्म को हम लार्ज स्केल के ऊपर बनाए तो कहलाते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी भी है, नैनो टेक्नोलॉजी भी है, इन सब के अंदर भी इस प्रकार की न्यूरो साइंसेज जो है इसमें टेक्निकल स्किल की जरूरत है। और फिर इसमें एम्फेसिस हेल्थ पर है, हाइजीन पर है, एनवायरमेंट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है। एंड एनवायरमेंट पे मैं बताना चाहूंगा कि हर इंडस्ट्री जो है उनको EIA का असेसमेंट करवाना पड़ता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब इसमें जो विद्यार्थी विज्ञान का है जिसने एनवायरमेंट पढ़ा है और जिसने असेसमेंट किया है तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए एक असेसर होता है, तो ये भी जॉब से जुड़ा हुआ है। फिर ग्रीन जॉब्स, हमारे जो नेशनल पार्क है, हमारी जो सेंचुरी है, उनको जो प्रोटेक्ट करते हैं उनके लिए भी उसको कहते हैं हम ग्रीन जॉब से जुड़ा हुआ है। फिर स्टूडेंट वर्चुअल रियलिटी का स्टडी करे, सिमुलेशन का स्टडी करे, कोडिंग का स्टडी करे, डेवलपिंग एप्स को स्टडी करे, रोबोटिक्स को स्टडी करे, रीजनिंग को, एल्गोरिथम को। ये सारे आप देखते हो बहुत सारे बच्चे जो न जाने कितनी ऐप इस पे डेवलप करते हैं और न जाने कितना कमाते हैं। तो ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। अब हमारे जो हेरिटेज है, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, हमारा जो हेरिटेज है उससे भी जॉब जुड़ा हुआ है। जैसे अकादमी का निर्माण करना है, म्यूजियम का निर्माण करना है, म्यूजियम में क्यूरेटर होते हैं और उनके अंदर और रोजगार के अवसर होते हैं। आर्ट गैलरी है, हेरिटेज गैलरी है, इसमें क्वालिफाइड ग्रेजुएट की आवश्यकता होती है। लिबरल आर्ट और इंडिजिनियस कल्चर, इनमें जिसका डिप्लोमा डिग्री है उनके लिए भी इन सब फील्ड के अंदर जो लिबरल आर्ट में करते हैं उन सबको हेरिटेज साइट के अंदर यहाँ कहीं क्वालिफाइड इसकी आवश्यकता होती है। फिर एक और मैंने भी बताया, एक भारत स्वच्छ भारत। विद्यार्थियों को पूरे देश के अंदर करीब करीब 100 ऐसे सेंटर होंगे जहां उनको विजिट करना है और उस विजिट में उनको कौन नॉलेज इंपार्ट करेगा, जिसको इतिहास का ज्ञान है, जिसको विज्ञान का ज्ञान है, जिसको ट्रेडिशन का ज्ञान है। तो कई यूनिवर्सिटीज ने इन सब के अंदर कोर्सेज को प्रारंभ किया है, चाहे डिग्री कोर्स हो चाहे डिप्लोमा कोर्स हो, जिनको इन हेरिटेज के बारे में जानकारी हो। फिर टूरिस्ट कल्चर देश के अंदर डेवलप हो रहा है, इसमें लैंग्वेज एक्सपर्ट की जरूरत होगी, ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। तो इन सब के अंदर ये भी एक प्रकार से टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इसके साथ साथ रोजगार भी जुड़ जाता है, खाना भी जुड़ जाता है, न जाने कितनी चीजें जुड़ जाती है। बैंकिंग सिस्टम भी इस कल्चर से जुड़ जाता है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन एंड, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, रूपांतरण और व्याख्या, ये क्या करेगा, जैसे आपका AICTE भी करता है, तो हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल को भारतीय भाषा में और अन्य भाषाओं में जो हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में है उन सबका रूपांतर। ट्रांसलेशन आज भी इंपॉर्टेंट है। मैंने जब मेरी PhD थीसिस लिखी थी उस समय भी मैंने इंग्लिश के टीचर से उनको पढ़ाया था और टीचर को उस समय भी मैंने पे किया था। हालांकि वो ट्रांसलेशन का काम नहीं था, लिखा तो हमने था, पर उनको इंग्लिश टीचर थे। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के साथ साथ हाउ टू इंटरप्रेट, उसकी व्याख्या कैसे करें। अब आपके पास कोई पुराना लिटरेचर, पुराना विज्ञान है, उस विज्ञान का शायद वो किसी दूसरी भाषा में, तो उसका ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन, इससे भी जॉब जुड़ी हुई है। और इसमें ट्रांसलेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी काम में आती है, मैं पहले कह चुका हूं कि हम उसको काम में नहीं ले, गूगल ट्रांसलेशन को काम में नहीं ले, यहाँ तो अर्थ का कहीं नहीं कहीं अनर्थ हो जाता है। फिर कई विश्वविद्यालय ने ये मानव निर्मित कला, अब आप आजकल हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम शिफ्ट हो रहे हैं
पहले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे, उसके जगह फिर तांबा आया, स्टील आया, और वापस हम मिट्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मानव निर्मित कला है, इस मानव निर्मित कला को प्रोत्साहन देने के लिए भी ये भी जॉब से जुड़ा हुआ है। फिर आर्कियोलॉजी है, ग्राफिक डिजाइन है, वेब डिजाइन है, और होटल प्रबंधन, ये सारा कैसा टूरिस्ट इंडस्ट्री जो ये सबसे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, एडेप्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, और चूंकि आप तो विज्ञान के विद्यार्थी, आपको ध्यान होगा, वो मोटर न्यूरॉन से ग्रसित थे, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति का शरीर जो है वो बिल्कुल झुका हुआ रहता था। इंस्पाइट ऑफ दैट, उसके बाद भी वह हाई टेक्नोलॉजी से जुड़ी व्हील चेयर के ऊपर रहते थे, और उसकी जो उनकी वॉइस थी कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस होती थी। अब जब उनका गाल का मूवमेंट होता था तो यहाँ इंफ्रारेड सेंसर होते थे, वो इंफ्रारेड सेंसर वो जो क्या कहना चाहते थे उसको टेक्स्ट में और फिर वॉइस में कन्वर्ट करते थे। तो ये जो है इसको आप कहोगे एडेप्टिव टेक्नोलॉजी। तो इस एडेप्टिव टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एवेन्यूज है। मैंने शुरू में कहा था स्पेशल बीएड के कोर्स भी इसके अंदर है एडेप्टिव टेक्नोलॉजी में। आपने कई दिव्यांग जन को देखा होगा, कई ऐसे लोग हैं जिनकी कम दृष्टि होती है उनको देखा होगा। तो आपने देखा होगा कई बार कि जिनको सुनाई कम देता है तो उनके लिए एक वॉइस कंट्रोल नेविगेशन सिस्टम होता है उनकी एपरेटस में। वॉइस कंट्रोल नेविगेशन सिस्टम ये स्मार्ट वॉइस को रिकग्नाइज करता है और उसको उस टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। आपने कई बार देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति है जो छड़ी लेके चलते हैं, तो छड़ी का जो मुड़ा हुआ पोर्शन है उसके अंदर भी अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं, या इवन और अनइवन या कोई भी अवरोध है उसको कन्वे करते हैं ईयर तक ब्लूटूथ के द्वारा। तो ये, और इसमें अब तो फिर विज्ञान के विद्यार्थी इसके कई प्रकार के इसमें सेंसरी डिवाइसेस होते हैं, सेंसरी कॉइल होते हैं। आपने जिनको कम सुनता है आपने देखो कान के अंदर वो एक मशीन लगा के रखते हैं, ये साउंड को एम्पलीफाई करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन सब का के साथ में। तो ये एडेप्टिव टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर है, और इसके अंदर भी जॉब एवेन्यूज, चाहे वो उद्यमिता के क्षेत्र में लो चाहे वो सर्विस के क्षेत्र में लो, ये इनसे जुड़ा हुआ है। इसके अंदर डिग्री इन एडेप्टिव टेक्नोलॉजी है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, और पुनर्वास रिहैबिलिटेशन में भी डिग्री का प्रोविजन है। डिग्री इन साइन लैंग्वेज, मैंने आपको कहा था कि टीवी पर आप कई बार देखते हो कि जो वजीरों के लिए जो लैंग्वेज होती है उसके लिए भी डिग्री का कोर्स इन्होंने प्रारंभ किया है। और बहुत सारे साइंस जो डिफरेंट असिस्टिव टेक्नोलॉजी में काम में लेते हैं वो फिर जुड़ा हुआ आपके उद्यमिता से, वो फिर जुड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप से, इलेक्ट्रॉनिक पावर, व्हील चेयर, ये सारी से जुड़े जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। फिर इस नीति में रिसर्च प्रोस्पेक्ट के साथ साथ जॉब जुड़ा हुआ है। हमें शोध इकोसिस्टम तैयार करना, शोध इकोसिस्टम के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, नेशनल रिसर्च फंड है, इसका काम है फाइनेंशियल एड देना, समन्वय करना, निगरानी करना, रिसर्च, इन सब से। और इन सब में आपको पता है कहीं ना कहीं जॉब से ये जुड़ा हुआ है। और जो सबसे कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, सबसे बड़ा लेकिन अब तक ये रहा है कि हमें कितने इंजीनियर चाहिए, कितने टेक्नोक्रेट चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए। अभी तक उसका जो है ना वो एनालिसिस हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ये सौभाग्य कहिए क्या कहिए कि ये इंटरेक्शन नहीं है। तो एकेडमिया और इंडस्ट्री कितनी आपको आवश्यकता है साइंटिस्ट की। तो जब उद्योग और इंडस्ट्री का अकादमी और इंडस्ट्री का आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, उस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सारे जॉब जुड़ जाते हैं। और बहुआयामी रिसर्च है, हर क्षेत्र में रिसर्च है। और फिर इस में जोड़ दिया स्टेम पे, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस पर बहुत ज्यादा जोर दी गए इस एनईपी में। और इसलिए अटल लैब है हमारे देश में, कुल 45 अटल लैब है जो इसरो संचालित करता है। अटल लैब है जो इसरो संचालित करता है, और यहाँ स्टेम की शिक्षा दी जाती है। स्टेम के साथ साथ जो सोशल प्रॉब्लम है, और नीति आयोग और बहुत सारा आयोग इसके अंदर जुड़े हैं। बच्चों की क्या जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसमें होगा कि उस बच्चे की क्या एक्टिविटी, बच्चों
का ज्ञान किस तरह, जैसे मैंने शुरू में कहा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बच्चे में क्या इंटेलिजेंस है उस इंटेलिजेंस को निकालना है। तो ये जो अटल लैब है यह भी इस संदर्भ में काम कर रहा है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बता चुका हूँ, ये टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, ये सारे के सारे इससे जुड़े हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं सिर्फ बताऊंगा ये आपके क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, एनी एक्टिविटी डिजाइन टू प्रिवेंट योर इंटीग्रिटी ऑफ योर नेटवर्क डेटा। ये नेटवर्क सिक्योरिटी से भी जॉब जुड़ा हुआ है, क्रिप्टोग्राफी से भी जुड़ा। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है सूचनाओं को सुरक्षित रखना। क्रिप्टोग्राफी में सूचनाओं को सुरक्षित रखना एक सुरक्षित फॉर्मेट में, और उस सुरक्षित फॉर्मेट में आपके जो शब्द हैं, आपके जो शब्दों को दूसरे कैरेक्टर में से रिप्लेस कर देते हैं, जिसको कहते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो मतलब हिडन, और ग्राफी का मतलब कहीं मुझे लगता है कि लेखन से जुड़ा हुआ है। फिर बिग डेटा है, डेटा एनालिसिस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर कंपनियां रखती है, उनका क्या काम है, उनको रिक्रूटमेंट करना। स्मार्ट है, भाषा का ज्ञान है, और नॉलेज है, परंपरा का नॉलेज है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये भी कहीं के रोजगार से जुड़ा हुआ है। फिर आपके फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट सबको जरूरत पड़ेगी। आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो इन सब की में आपको इनकी आवश्यकता होगी। फिर एक्चुअरियल साइंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हर कंपनी को एक्चुअरियल साइंटिस्ट को रखना ही रखना है। अब ये कौन है एक्चुअरियल साइंटिस्ट? आप LIC करवाते हो, आप अपना बीमा करवाते हो, आप अपना इंश्योरेंस करवाते हो, आप अपना रिस्क प्रबंधन करवाते हो, इन सब में काम आते एक्चुअरियल साइंसेस। प्रोफेशंस, इसमें कौन कौन से प्रोफेशंस? हु अप्लाइज एनालिटिकल, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल स्किल टू द फाइनेंशियल एंड बिजनेस प्रॉब्लम। कौन ये प्रोफेशंस है जो कि एनालिटिकल, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल स्किल को अप्लाई करते हैं। इन सब में रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, इनको हम कहते हैं एक्चुअरियल साइंस है। इसके अंदर भी बहुत ये है। फिर मटीरियोलॉजिकल, ये सारे के सारे जो है, तो मुझे लगता है कि ये इससे कहीं जुड़ा हुआ था, जो सारा का सारा जॉब से जुड़ा हुआ था। फिर आपके इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप सब पढ़ाते हो, उसको मुझे बताने की कहीं जरूरत है नहीं। कुछ कह रहे खरे साहब, कुछ कह रहे थे क्या सर? कुछ कह रहे थे क्या गौतम जी? कुछ कह रहे थे आप? जी नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। बस मैं लास्ट एक दो बात करके अपनी बात को मैं इसको खत्म करूंगा, फिर यदि कोई इंटरेक्शन की जरूरत हो। अब हमने इन पूरे इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, और बहुत सारी चीजों में बहुत सारी ऐसी चीज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके संदर्भ में हमें सोचना ही पड़ेगा। क्यों? कि हम कहीं की शिक्षा नीति में समाज और देश और इन सब के विकास के साथ साथ है, बार बार टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दिया गया। और आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शब्द भी मैंने बोला है, आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कृत्रिम बुद्धिमत्ता बिल्कुल इसका पॉजिटिव सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व है, पर इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। आज हम साइबरनेटिक सोसाइटी में जी रहे हैं, जहां स्मार्टफोन पर हम डिपेंड करते हैं। हम कार्बन सिलिकॉन आधारित इंटेलिजेंसी पर डिपेंडेंट है। वी आर डिपेंडेंट ऑन कार्बन सिलिकॉन बेस्ड इंटेलिजेंसी, और इसलिए हम एक साइबरनेटिक सोसाइटी में जी रहे हैं। तो साइबरनेटिक सोसाइटी में जीने का संज्ञान लेने की क्षमता मनुष्य से कहीं मशीन की ओर तो तरफ नहीं जा रही है। जो संज्ञान या किसी विचार को या किसी प्रोसेस जिसके लिए हम जिम्मेदार है, उसके लिए कहीं वो मशीन की तरफ न चल जाए, हम ऑटोमेटिक से ऑटोनोमस न हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने कहीं के जिक्र किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पक्ष भी ध्यान देना होगा। आपने इंटरेक्टिव गजेट के नाम सुना होगा, एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, जो आर्टिफिशियली AI युक्त डिवाइसेस होती है। तो कहीं साइबरनेटिक सोसाइटी में सिलिकॉन आधारित इंटेलिजेंस के दुष्प्रभाव को भी कहीं के हमें ज्ञान होना चाहिए। एक और रिसर्च पेपर था फेरिस एंड जब्र का, कि आज विद्यार्थी स्क्रीन के ऊपर पढ़ रहा है, उसका स्क्रीन रीडिंग होता है और एक पेपर रीडिंग होता है। उन्होंने एनालिसिस किया कि विच इज बेटर, स्क्रीन रीडिंग और पेपर रीडिंग।
तो फेरिस जेब्र के, अब देखो मैंने कहा ये एक प्रकार का शोध है, शोध के अंदर जो सैंपल साइज होता है उस सैंपल साइज से वो कुछ निर्णय लेते हैं। सैंपल साइज छोटा भी हो सकता है, सैंपल साइज बड़ा भी हो सकता है, पर फेरिस जेब्र ने कहा कि स्क्रीन रीडिंग जो है वह बेटर नहीं है, पेपर रीडिंग बेटर है। क्यों? कि उसमें बच्चे की लैंग्वेज भी खराब हो जाती है, ऑटो करेक्शन जब है तो वो आपकी व्याकरण पे कैसे ध्यान देगा। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव और कहीं न कहीं हमें ये सारी की सारी चीजें दिशा देते हैं। तो कुल मिला के अंत में एक बार मैं कहूंगा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो कुछ भी मैंने का प्रयास किया गया है, जो एक लास्ट है, जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। छोटी सी छोटी चीजें से छोटे छोटे इनोवेशन हम कर सकते हैं, और वो इनोवेशन कहीं आपके रोजगार से जुड़ जाता है। तो कुल मिला के मैंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ जो जॉब से जुड़े जो उसके बहु आयाम थे, उन आयामों को बताने का प्रयास मैंने किया। मैं खरे साहब का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ऐसे अकादमिक गतिविधियों से जोड़ देते हैं, और वो आपको तो ध्यान होगा एमटेक भी है, पीएचडी भी है, हिंदी में भी एमए, हिंदी में भी पीएचडी है, तो उनका भी अधिक जोर रहता है कि हमारी भाषा में बोला जाए। तो मैंने कोशिश की है कि हमारी भाषा में ही बोला जाए, और मैं निर्विकार गौतम में महाविद्यालय के प्राचार्य जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार रहे बेदी साहब, उनके प्रति भी आभार, हमारे कुलपति जी, हमारे रजिस्ट्रार, और सबसे अधिक आभार जो विद्यार्थी जिन्होंने 90 मिनट तक या सुबह से सुनते आ रहे हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जी, धन्यवाद रंगत सर। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पार्टिसिपेंट्स को दिया। आपकी सत्र कई AICTE, CSBTU, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जशपुर तथा सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Any question from participants? रंगा साहब नमस्कार। अरे सर नमस्कार सर। चलिए सर, धन्यवाद सर, मैं आपका लेक्चर सुन रहा था। नहीं, बढ़िया बढ़िया, आपने अच्छा बताया। तो अरे हिंदी आपसे सीखे सर। नहीं बहुत बहुत बढ़िया सर। तो ये क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं पार्टिसिपेंट वगैरह है, ये क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं सर, नहीं पूछ रहे हैं? और टेस्ट पेपर दे दिया रंगा साहब ने? नहीं, अभी भेज दूंगा मैं। अच्छा, भेज दीजिएगा। हाँ, टेस्ट अभी हर सेशन का। बेदी साहब नमस्कार। सबको नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे सर, आप दोनों का धन्यवाद, खरे साहब और आपका। थैंक यू सो मच सर। ठीक, अभी मैं भेजता हूँ, पीपीटी और भेजता हूँ जस्ट। जी जी ठीक, खरे साहब वही भेजता हूँ मैं कह रहा था रंगा साहब, ये लोगों ने इंटरेक्ट किया कि नहीं किया है? लोग पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन वगैरह? नहीं पूछ लूं, मैं तो बैठा हूं। अच्छा, चलिए बढ़िया। तो चलिए, तो ठीक है, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं आप लोग पार्टिसिपेंट। जी सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट साइड? सर वैसे सर का सेशन काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। अरे धन्यवाद। जी, okay. Dear participants, we hope you have enjoyed today's session and take away useful experiences from the lecture of different experts. We acknowledge that online training is not an easy task because there is a lot of environment distraction always present around you. Although your dedication towards the training is appreciating, feedback form is shared through chat box. Fill it positively at time. We will meet tomorrow morning sharply at 10 a.m. Good wishes to all of you. Thank you for your cooperation. Thank you all. Thank you sir, thank you very much.